नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पृथ्वी की यांत्रिक संरचना यानी इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के संदर्भ में बात करेंगे। पृथ्वी के यांत्रिक भाग की वास्तविक स्थिति और उसकी संरचना और संगठन यानी उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के संदर्भ में वास्तविक जानकारी प्राप्त कर लेना लगभग असंभव है, क्योंकि पृथ्वी का यांत्रिक भाग मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, यानी मानव पृथ्वी के यांत्रिक भाग को देख नहीं पा सकता और पृथ्वी के यांत्रिक भाग में आज तक कोई पहुंचा नहीं और कोई पहुंच पाएगा ऐसा लगता भी नहीं है, यानी उम्मीद भी नहीं है कि कोई पहुंच पाएगा। तो पहुंच सकते नहीं, देख सकते नहीं। तो पृथ्वी के यांत्रिक संरचना के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है वह अप्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित है, लेकिन वैज्ञानिकों के द्वारा पृथ्वी की यांत्रिक संरचना यानी उसकी यांत्रिक भाग को समझने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। जैसे घनत्व के आधार पे पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरह से वह प्रयास सफल नहीं रहा, यानी पृथ्वी की यांत्रिक भाग को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर पाया। उसके बाद टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब के आधार पर भी अध्ययन हुआ और उस आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भी पूरी तरह से पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के यानी यांत्रिक भाग को स्पष्ट करने में सफल नहीं हो पाया, यानी पूरी तरह से बात को स्पष्ट नहीं कर पाया कि पृथ्वी की यांत्रिक भाग है कैसा। और कुछ बात स्पष्ट कर रहे हैं तो अगर उस पर अगला काउंटर प्रश्न किया जा रहा था, यानी वैज्ञानिक में अपने मत कर रहे थे, अपने विचार कर रहे थे, तो काउंटर प्रश्न का जवाब देने में घनत्व, ताप और दाब पे जो अध्ययन था वह सफल नहीं हो पा रहे थे। तो फिर भूकंप शास्त्र पे यानी भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पे पृथ्वी के यांत्रिक भाग की वास्तविक स्थिति कैसी है उस संदर्भ में अध्ययन करने का प्रयास किया गया। तो भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पे जो नवीन जानकारी प्राप्त हुई है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के संदर्भ में वह सर्वाधिक विश्वसनीय है और सर्वाधिक मान्य है। कैसे सर्वाधिक विश्वसनीय है उसे हम समझेंगे, एक एक करके सबको समझेंगे। घनत्व, ताप और दाब पे जो अध्ययन हुआ वो किस तरह से स्पष्ट नहीं कर पाई, और भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पे पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के संदर्भ में जो सूचनाएं मिली, जो जानकारियां प्राप्त हुई, वो सर्वाधिक विश्वसनीय क्यों बन गया, इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें दो एस्पेक्ट पे यानी दो पहलू पे बात करना होगा। एक भूकंपीय तरंगे जिसे सेस्मिक वेव कहते हैं, भूकंपीय तरंगे, और दूसरा एस्पेक्ट है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के भाग। भाग मतलब परत, यानी पृथ्वी की यांत्रिक संरचना, यांत्रिक जो भाग है वह कितने परतों में, भाग की जगह परत भी लिख सकते हैं, कितने परतों में विभाजित है पृथ्वी। ये दो एस्पेक्ट पे यदि हम बात कर ले तो पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे हम समझ लेंगे। ये दोनों ही एस्पेक्ट एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, यानी इसे हम जब पढ़ेंगे तो इससे जुड़ी हुई बहुत सारे शब्द का रेफरेंस के तौर पे हमें यहाँ पर लेना होगा, और जब इसे पढ़ेंगे तो कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट इसे माने भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में जो कुछ बातें होगी उसे रेफरेंस के तौर पे लेना होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ एक ही पहलू पर बात करेंगे, पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के भाग, यानी पृथ्वी की यांत्रिक संरचना, पृथ्वी का जो यांत्रिक भाग है वह कितने परतों में विभाजित है, और प्रत्येक पदार्थ का यानी जो प्रत्येक परत है उन प्रत्येक परत का क्या विशेषता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, उनकी रासायनिक विशेषता और उसकी भौतिक विशेषता कैसी है, ये किस रूप में दिखते हैं, किस संरचना यानी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन यानी संगठन कैसी है। तो आगे हम आज इस पे बात कर लेंगे, उसके बाद अगली क्लास में कभी हम भूकंपीय तरंगों पर बात कर लेंगे।
इसलिए इस पे बात कर ले रहा हूँ क्योंकि आगे इस समझ लेंगे तो इसे समझना आसान होगा, क्योंकि अगर इससे हम आगे समझते तो बहुत सारे ऐसे तथ्य होता यहाँ से जो हमें लेना पता रेफरेंस के तौर पे, और उसे फिर बीच में समझाना संभव नहीं था। इसलिए आगे सबसे पहले इस पहलू पर बात कर ले और रेफरेंस के तौर पे 2-3 फैक्ट लेना है जो कि नॉर्मल फैक्ट है, जो आप लोग जानते भी होंगे, ना भी जानते होंगे तो नॉर्मल फैक्ट है, मैं समझा दूंगा, वो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो भूकंप की उत्पत्ति P, S एवं L तरंग के रूप में होती है। भूकंप की उत्पत्ति P, S एवं L तरंग के रूप में होती है, जिसमें P और S जो है भूगर्भिक तरंगे हैं, यानी बॉडी वेव, जबकि L तरंग धरातलीय तरंग है, यानी जिसे सरफेस वेव बोलते हैं। तो A है सरफेस वेव। आज की क्लास में या वैज्ञानिकों को पृथ्वी की यांत्रिक भाग यानी यांत्रिक संरचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करनी थी। तो हमें किस तरंग पे बात करना होगा कि हम पृथ्वी की यांत्रिक भाग को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। तो पृथ्वी की यांत्रिक भाग को समझना है तो किस पे बात करना होगा? P और S तरंग पे बात करना होगा, क्योंकि P और S तरंगे ये भूकंपीय तरंगे हैं। तो भूकंपीय तरंगों में P और S तरंगे जो है पृथ्वी की यांत्रिक परतों में चलते हैं, और हमें पृथ्वी की यांत्रिक परत के संदर्भ में ही बात करनी है। तो हमें P और S तरंग पे बात करनी होगी, और ये तरंगे भूगर्भिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को समझने में बहुत मदद की। कैसे मदद की समझते हैं। तो P और S में P जो तरंग है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, लेकिन S तरंग जो है केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। S तरंग की इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को स्पष्ट करने में बहुत मदद की, क्योंकि S तरंग केवल ठोस से है, जहां S नहीं गुजरेगा ये बता दिया जाएगा कि यह ठोस नहीं है। तो ये तरंगे P और S तरंगे वैज्ञानिकों को खूब मदद की पृथ्वी की यांत्रिक संरचना को समझने में। दो फैक्ट ये याद रखने, अभी रेफरेंस के तौर पर लेंगे P और S, उसमें से सिर्फ एक विशेषता को लेंगे, और भूकंप के बारे में हम कुछ ज्यादा यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में मेरे बात करने का जो टॉपिक है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के परत यानी भाग के संदर्भ में बात करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम जब कभी भूकंप पे बात करेंगे तो उसमें हम सारे बात करेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं, उसका क्या कारण है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्या भूकंप के लिए क्यों खाली सिर्फ प्राकृतिक कारण ही उत्तरदायी है, या मानव की बदलती जीवन शैली भूकंप को न्योता दे रहा है आने के लिए, यानी ओपन इनवाइट दे हम लोग कर रहे हैं कि भूकंप आइए। भूकंप को हम लोग बुलावा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? हमारी जो मानव समाज की जो बदलती जीवन शैली है, जब हम समझेंगे भूकंप पर तो हम बताएंगे कि मानव जनित कारक किस तरह से प्राकृतिक आपदा को आमंत्रित कर रहे हैं। तो हम क्लास जब हम भूकंप समझेंगे तो समझेंगे। लेकिन भूकंप के संदर्भ में आप दो ही एस्पेक्ट आज हम रेफरेंस के तौर पर लेंगे कि P तरंग सभी माध्यम से गुजरते हैं, जबकि S केवल ठोस से। और एक फैक्ट ये है कि भूकंपीय तरंगों की जो गति होती है, भूकंपीय तरंगों की जो वेग होता है वह पदार्थ के घनत्व के समानुपाती होता है। यानी भूकंपीय तरंगे जिस पदार्थ से होकर गुजरेंगे उस पदार्थ का डेंसिटी क्या है, उसका घनत्व क्या है, उस पे भूकंपीय तरंगों की गति निर्भर करती है। और यह जो निर्भर है वो समानुपाती है, यानी घनत्व अधिक तो तरंगों की गति भी अधिक हो जाएगी, यदि घनत्व कम हुआ तो तरंगों की गति भी कम हो जाएगी। तो एक फैक्ट पर यह याद रखिएगा कि भूकंपीय तरंगों की गति पदार्थ के घनत्व के समानुपाती होता है, यानी घनत्व बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो तरंग की गति भी बढ़ेगी। यही दो एस्पेक्ट मैंने पहले फैक्ट को हम रेफरेंस के तौर पे पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हम रेफरेंस के तौर पर लेंगे। भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पे पृथ्वी की यांत्रिक भाग को 3 स्तरों में विभाजित किया गया: क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट को भूपर पट्टी भी बोलते हैं, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी, या इसे पपड़ी भी बोल सकते हैं। जैसे पपड़ी मतलब समझ रहे हैं ना, पपड़ी यानी किसी भी चीज का ऊपरी भाग, जैसे रोटी खाते हैं आप लोग तो रोटी का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं?
पपड़ी बोलते हैं। इसी तरह क्रस्ट जो है पपड़ी क्यों बोलेंगे इसे समझिए। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 स्तर में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, यानी पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्रस्ट यानी भूपर पट्टी कहते हैं, इसे पपड़ी भी बोला जाता है। भूपर पट्टी जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। इसकी मोटाई, इसकी औसत मोटाई 33 किलोमीटर है, यानी यहां से लेकर इस 33 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई है। 33 किलोमीटर तक क्रस्ट की औसत मोटाई है। लेकिन क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होता है। कैसे अलग अलग होता है उसे समझते हैं, ठीक है। ये मान लें कि महाद्वीप है, स्थल है यानी पृथ्वी है, और पृथ्वी में ही तो जो होता है जल जो है क्या होता है, पृथ्वी का कुछ भाग धंस गया और उसमें जल, ये मान लें कि जल भर गया तो वह महासागर बन जाता है। महासागर में पृथ्वी का ही हिस्सा है, ये जल है इसमें। ये हो गया महाद्वीप, और ये है महासागर, ठीक है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर समझने वाली बात है कि महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई अलग अलग होती है। महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कम होती है। क्यों कम होती है इसे समझिए। क्रस्ट की मोटाई देखिए लिए हैं क्या, 33 किलोमीटर, यानी नीचे से लेकर 33 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है। यहाँ महाद्वीप की मोटाई अगर देखा जाए यहाँ से लें तो यहाँ तक महाद्वीप की मोटाई होगी, ठीक है। तो महाद्वीप की मोटाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। अब देखिए महाद्वीप में, अब अगर महासागर में आए तो क्रस्ट की मोटाई यहाँ से लेकर यहीं तक तो होगा, इसके बाद तो जल है, तो जल में तो क्रस्ट की मोटाई नहीं होगा ना। इसलिए कह रहा हूं मैं कि महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में कम होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई लगभग 35 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। लेकिन महासागरों के नीचे क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। तो अब क्यों कम होती है समझ रहे हैं, क्योंकि महासागर का जो महासागर जो है पृथ्वी का धंसा हुआ हिस्सा है, और उस धंसा हुआ मतलब महासागर कितना पृथ्वी का अंदर होती है, यानी सतह से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर तक महासागर होता है। और महासागर जहाँ धंसा उसके अंदर जो बचा इतने भाग जो है बच गया, वही जो है क्रस्ट की मोटाई हो गई। तो क्रस्ट की मोटाई महासागरों के नीचे कम होती है, और ये कम कितना है, सिर्फ 5 किलोमीटर ही होती है। एक एस्पेक्ट ये हुआ। दूसरा बात है कि महाद्वीपों में, महाद्वीपीय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई माने महाद्वीप है, जैसे जहाँ समतल स्थल है यानी जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे सरफेस है, वहाँ पे कहीं पर्वत भी है, कहीं पठार भी है, और मैदान यानी समतल स्थल भी है। तो पर्वतीय क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई अलग अलग होगी। महाद्वीप, और जो पर्वत होंगे तो कहाँ होंगे, महाद्वीप पर होंगे, महासागर में तो नहीं होगा पर्वत। तो महाद्वीपीय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत हो गया तो ऊंचा हो गया, वो धरातल से ऊपर उठ जाएगा, तो पर्वतीय ये हो गया क्या, पर्वत है। इसको समझिएगा कि महाद्वीपीय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई पर्वतीय क्षेत्र में अधिक, जबकि मैदानी क्षेत्र में, ये जो मैदानी क्षेत्र समझ लीजिए ये है यानी समतल जहाँ क्षेत्र है, तो मैदानी क्षेत्र पे क्रस्ट की मोटाई क्या हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। लेकिन पर्वत उठ गया, जैसे हिमालय पर्वत है, एटलस पर्वत है, रॉकी पर्वत है, तो सतह से ऊपर उठ गए हैं, तो क्रस्ट की मोटाई नीचे से लेकर हम ऊपर तक मापेंगे, यानी 3400 किलोमीटर सतह से लेंगे नीचे से 34 से ऊपर तक, तो क्रस्ट की मोटाई जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा पर्वतीय क्षेत्र में। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई अधिक हो जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई कम होता है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे क्रस्ट की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। इसमें कंफ्यूज तो नहीं ना कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं तो एक बार सुन लीजिए। पहले महाद्वीप महापर्वत नहीं लीजिएगा, ठीक है। महाद्वीपीय और जब महासागर में बताएं तो बोले कि महासागर के नीचे क्रस्ट की मोटाई कम है, महाद्वीपों में अधिक है। महाद्वीपों में भी सबसे अधिक कहाँ है, पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि पर्वत जो है और ऊपर उठ जाएगा तो वहाँ क्रस्ट की मोटाई वहाँ तक लेंगे, तो क्रस्ट की मोटाई वहाँ पे अधिक हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्रस्ट की मोटाई सबसे अधिक, महाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे अधिक क्रस्ट की मोटाई पर्वतीय क्षेत्र में होता है।
अब डेंसिटी की अगर बात करें, घनत्व की बात करें, तो इसी पे अगर समझ लें कि महासागरीय क्रस्ट, ये जो है क्रस्ट है महासागर के नीचे, महासागरीय क्रस्ट, और ये जो है महाद्वीपीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट का घनत्व महाद्वीपीय क्रस्ट से अधिक होता है। उल्टी बोल रहा हूं, मतलब इसके अनुसार महासागर के नीचे क्रस्ट की मोटाई कम है लेकिन घनत्व अधिक है, इसकी मोटाई अधिक है लेकिन घनत्व कम है। क्यों कम है से समझिए। महासागरीय क्रस्ट की घनत्व अधिक होता है महाद्वीपों की तुलना में। महाद्वीपीय क्षेत्र में क्रस्ट की जो घनत्व की है, महाद्वीपीय क्रस्ट का जो घनत्व है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। लेकिन महासागरीय क्रस्ट का जो घनत्व है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब समझिए कि 70 किलो ऐसे 3 ग्राम हो गया और यह है 2.6 ग्राम। तो महासागरीय क्रस्ट का घनत्व अधिक है महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में। क्यों कम है से समझिए। आपको दिखने में तो लग रहा होगा कि मोटा ये सबसे है तो घनत्व अधिक होना चाहिए, एक पतला है तो घनत्व कम होना चाहिए। घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो आपको दिखने में लग रहा हो कि मोटा है तो द्रव्यमान वेट ज्यादा होगा, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं ऐसा है? तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित है, ग्रेनाइट, और जबकि महासागरीय जो क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट। अब समझिए कि ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित होने से क्यों हल्का हो गया। ग्रेनाइट चट्टान में लगभग 70% सिलिका पाया जाता है जो कि हल्का होता है, 70% सिलिका SiO2, ठीक है, और 30% ही भारी तत्व पाया जाता है। सिलिका यानी रेत, ठीक है, 70% पाया जाता है जो कि हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, और भारी तत्व मात्र 30% पाया जाता है ग्रेनाइट चट्टान में। लेकिन बेसाल्ट चट्टान में 75% भारी तत्व पाया जाता है, यानी लोहा निकेल जैसी भारी तत्व पाया जाता है, और मात्र 25% ही सिलिका पाया जाता है जो कि हल्का है। तो भारी तत्व बड़ी मात्रा में बेसाल्ट में पाया जाता है, और महासागरीय जो क्रस्ट होता है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट जो होता है वो ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित होता है। इसलिए अब देखिए, तो घनत्व किसका कम हो जाएगा? घनत्व इसका कम हो जाएगा क्योंकि हल्का हो जाएगा। पहले नंबर तो क्या होगा? हल्का हो जाएगा, महाद्वीपीय क्रस्ट हल्का हो जाएगा क्योंकि इसमें हल्का जो पदार्थ हो बड़ी मात्रा में है और भारी तत्व बहुत कम मात्रा में है। तो एक तो द्रव्यमान उसका कम हो गया और वॉल्यूम बहुत कम, द्रव्यमान कम और वॉल्यूम बहुत अधिक हो गया क्योंकि मोटा बहुत अधिक है, द्रव्यमान के कम हुआ और वॉल्यूम बहुत अधिक है, तो वॉल्यूम बहुत अधिक और द्रव्यमान बहुत कम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? घनत्व गिर जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन महासागरीय क्रस्ट में क्या होगा? वेट ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है और वॉल्यूम कम है, यानी मोटाई कम है, तो वॉल्यूम कम रहेगा तो आयतन क्या हो जाएगा? मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन से यहाँ बात कर रहा हूँ, आयतन कम हो जाएगा तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए महाद्वीपीय क्रस्ट की जो घनत्व है अधिक है महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ये मैं याद दे रहा हूँ, यह सब PDF में लिखा हुआ है, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF दिया होगा, ठीक है, तो PDF से सब चीज़ देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर दिक्कत होगा तो पॉज देके शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, है कि नहीं, और PDF में सब चीज़ दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब हम क्रस्ट जो है, क्रस्ट को कोनाड अशांतय जो है दो भागों में बांट देता है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। अब प्रश्न ये है कि अशांतय क्या है? उसे अशांतय को असंबंधता भी बोला जाता है। असंबंधता किसे कहेंगे? प्रश्न ए है। तो प्रश्न ए है तो इसे समझ लें कि ए क्षेत्र है और बी क्षेत्र है, ए और बी दो क्षेत्र हैं, और यहाँ जो क्षेत्र है उसमें ए और बी दोनों के गुण मौजूद होंगे। तो वैसे क्षेत्र जहाँ दो क्षेत्रों के गुण मौजूद होते हैं उसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र। और इस क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा को, इस क्षेत्र को अलग करने वाली रेखा को अशांतता या असंबंधता, दोनों में से कोई वर्ड यूज कर सकते हैं। असंबंधता यानी डिसकंटिन्यूटी,
डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। यही यहाँ पे है कोनाड अशांत या असंबंध। यहाँ पे जो ये डॉट डॉट रेड लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट दोनों के गुण मौजूद थे। जब दोनों के गुण मौजूद थे तो एक लाइन जो एक सीमा रेखा है, एक रेखा जिसे क्या बोलते हैं, कोनाड अशांततः जो है क्रस्ट ऊपरी क्रस्ट को और निचली क्रस्ट को अलग कर देता है। तो कोनाड अशांततः क्रस्ट को कितने भागों में बांट देता है, 2 भागों, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ठीक है, इसे याद रखिएगा, प्रश्न इससे पूछा जाता है एग्जाम में। कोनाड अशांततः, अब ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट में बांट दिया कोनाड अशांततः क्रस्ट को 2 भागों में। क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, मैं बताया। क्रस्ट की जो है संगठन, उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं, यानी पृथ्वी जिस पर आप खड़े हैं, यानी जिस पे आप चलते हैं, वो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और उसी को क्रस्ट यानी भूपर पट्टी कहा जाता है, या पपड़ी कह सकते हैं, उसका सबसे ऊपरी भाग पृथ्वी का। तो उसकी संरचना यानी उसका संगठन, कंपोजिशन में कौन से तत्व शामिल हैं, इसे देखते हैं। ठीक है, तो कंपोजिशन यानी भूपरपट्टी के संगठन यानी रचना सामग्री में कौन से तत्व शामिल है, किस तत्व का कितना योगदान है। ठीक है, ये तथ्य है, सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन इसको हम इसलिए समझा रहा हूं कि यहाँ से उसमें ना धातु और अधातु में बांट दिया जाता है, लेकिन कहीं भी किताब में सिर्फ तत्व दिया रहता है और स्टूडेंट उसे क्लियर मतलब अलग नहीं कर पाते कौन धातु कौन अधातु है, और प्रश्न जो है अलग करके पूछ दिया जाता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो अभी हम ये बोल रहा हूँ कि भूपरपट्टी की रचना सामग्री, ठीक है, यानी भूपट्टी के निर्माण में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। तो उसमें ऑक्सीजन, ये तत्व लिख दे रहा हूँ, और उनका भार कितना है, यानी प्रतिशत में ये परसेंट में है भार। तत्व में है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों का भूपट्टी के निर्माण में योगदान बड़ी मात्रा में है। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर परसेंटेज देखें तो 46% यानी 46.60% जो है सिर्फ ऑक्सीजन का है, यानी भूपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसके बाद सिलिका की जो परसेंट है वो 27.72 है। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो 8.13, आयरन यानी लोहा 5.00 यानी 5%, कैल्शियम की है, मैग्नीशियम और पोटेशियम। कैल्शियम का 3.86 और सोडियम 2.59, ये 2.83 है, 2.83, 2.59 पोटेशियम और मैग्नीशियम 2.09। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये तो फैक्ट है कि यह बताना जरूरी है, बात सही है, फैक्ट है, बताना जरूरी नहीं है, ये तो आराम से पीडीएफ में दिया है, आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ से जो प्रश्न घुमा के पूछा जाता है वो आप अलग नहीं कर पाते हैं, फंस जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये तो तत्व है तो लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 याद कर लिए, सबका वेट भी आप याद कर लिए कि किनका कितना योगदान है। लेकिन इसमें जो प्रश्न पूछ दिया जाता है, ऑक्सीजन क्या है, धातु और अधातु में से बांट दिया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो धातु है, धातु है कि अधातु है, अधातु है, अधातु है। यहां से लेकर यहां तक यानी एल्युमिनियम से लेकर मैग्नीशियम तक धातु है। ठीक है, इसे ना तोड़ लीजिएगा, ये जो है ऑक्सीजन जो है अधातु है, और सिलिकॉन धातु और अधातु दोनों के गुणों से मौजूद होते हैं। धातु अधातु पहचानने आता है ना, कैसे पहचाना जाता है। मान लीजिए कि अभी हम एल्युमिनियम बोले तो एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होता है, 13। इसे यदि तोड़ें तो 2 8 3, और जिस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 आता है, 1 2 या 3, उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसको समझा देंगे। ठीक है, 4 आता है तो धातु और अधातु दोनों के गुण मौजूद हो, धातु प्लस अधातु यानी दोनों के गुण यानी उपधातु कह सकते हैं। ठीक है,
5, 6, 7, 8 आता तो क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं अधातु। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन का कितना है परमाणु संख्या 8, तो 2, 6, अंतिम कक्षा में कितना है 6, देखिए 6 क्या था अधातु। तो इस तरह से देखेंगे तो लोहा भी क्या हुआ, लोहा का परमाणु संख्या 26 होगा, तो 2, 8, 8 करेंगे तो 18, लास्ट में कितना आ जाएगा, तो ये भी जो है लोहा भी हो जाएगा धातु है। तो यानी एल्युमिनियम से लेकर मैग्नीशियम तक जो है धातु है और ये है अधातु, ऑक्सीजन जो है अधातु है। तो जब प्रश्न पूछा गया, प्रश्न फंसने का कहाँ चांसेस ये समझिए। ठीक है, प्रश्न पूछे, अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि भूपरपट्टी में जो तत्व हैं, जो तत्वों की प्रचुरता है, उसमें एल्युमिनियम का कौन सा स्थान है भार के अनुसार, तो ऊपर से गिन लेंगे 1, 2, 3, तीसरा स्थान। तत्व में बोला, तत्व वर्ड यूज किया कि तत्व की जो प्रचुरता है भूपरपट्टी में, उसमें एल्युमिनियम का भार के अनुसार क्या स्थान है, तीसरा। लेकिन तत्व न, प्रश्न में तत्व शब्द का प्रयोग न करके धातु शब्द का प्रयोग कर दे तो स्टूडेंट फंस जाते हैं और गलत मतलब आंसर मार देते हैं। अब धातु पे मैं प्रश्न आपको रखता हूं कि पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग यानी भूपरपट्टी की संगठन जो है उसमें मौजूद धातुओं की प्रचुरता में, धातु लिखे बोल रहा हूं, धातुओं की प्रचुरता में लोहा का कौन सा स्थान है भार के अनुसार। तो सबको क्या कर देते हैं 1, 2, 3, 4 गिन लेते हैं ऊपर से, लेकिन ऊपर से हम गिनने के लिए बोल रहे हैं, तब तो हम बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं धातुओं में लोहा कितना स्थान पे है। तो धातु तो ये है ना, एल्युमिनियम से ना है धातु, तो पहला दूसरा, तो लोहा का स्थान दूसरा है। यह प्रश्न पूछा हुआ एग्जाम में और सबने यहां से गिन दिया 1, 2, 3, 4, लेकिन गिनना था यहां से क्योंकि वर्ड में तत्व न कहकर धातु वर्ड लिखा हुआ था। ठीक है, तो जब धातु पूछे तो यहां से क्रम दीजिएगा। ठीक है, और पूछा यही में कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो अधिकतर लोग मार देते हैं ऑक्सीजन। ये तो धातु थोड़े ना, ये तो तत्व है, तत्व में वो अधातु है। सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सा है, एल्युमिनियम। हाँ, सबसे ये पूछागा कि भूपरपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तब ऑक्सीजन आंसर होगा, लेकिन तत्व की जगह धातु लिख दे तो एल्युमिनियम होगा सबसे ज्यादा में। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, बाकी पीडीएफ में भी इसी तरह से धातु अधातु में मैं उसको अलग कर दिया हूँ ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जो है क्रस्ट के बारे में पूरी जानकारी हम ले लिए, अब आगे हम मेंटल समझते हैं। ठीक है, अब क्रस्ट की जो अवस्था है कैसी है इस पर हम बात करेंगे जब भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में हम रेफरेंस लेंगे, तब हम समझा देंगे कि जो ठोस लिखा हुआ है कि क्रस्ट जो है, क्रस्ट से लेकर मेंटल तक ठोस है तो क्यों ठोस है। ठीक है, उससे हम समझेंगे। ठीक है, अब हम मेंटल पे यदि बात करें तो मेंटल को कैसे परिभाषित करेंगे, क्रस्ट के नीचे और कोर के ऊपर मध्यवर्ती परत को मेंटल कहते हैं। यह यानी मेंटल मोह अशांतता द्वारा, ये देखिएगा मोह अशांतता, पहले नंबर क्या बोले कि क्रस्ट के नीचे कोर को क्रोड भी बोलते हैं। ठीक है जी, कोर को क्रोड भी बोला जाता है, कोर के ऊपर मध्यवर्ती परत को मेंटल कहा जाता है। मेंटल मोह अशांतता, ये जो है देखिए इस ये लाइन जो बोल रहा हूं, मोह अशांतता, जहां पर क्रस्ट समाप्त होता है वहां मेंटल मोह अशांतता, ये मोह अशांत है, मोह अशांतता द्वारा क्रस्ट से अलग हो जाता है, क्रस्ट से अलग हो जाता है। मेंटल का विस्तार मोह अशांतता, मोह अशांतता कहाँ है, इसी फिगर को यहाँ पर ड्राइव किया हुआ, मतलब ब्रीफ में किया हुआ है, यानी उसे पाटा, ये फिगर यहाँ पे, बस हम उसे बांट दिया हूँ फिर आगे स्टेप लेकर। ठीक है, तो मोह अशांतता द्वारा मेंटल क्रस्ट से अलग हो जाता है। मेंटल की विस्तार मोह अशांतता से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है, यानी मोह अशांतता यहाँ से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है, यानी बोले तो मेंटल का मोटाई जो है 2900 किलोमीटर है। दूसरे शब्द में अगर बोले तो मेंटल का विस्तार मोह अशांतता से लेकर गुटेनबर्ग अशांतता, ये जो है गुटेनबर्ग, जहां से
कोर शुरू हो रहा है, इसे गुटेनबर्ग बोलते हैं। ठीक है, गुटेनबर्ग तक है, तो दोनों पे तरफ बोल सकते हैं। मोह अशांतय से आरंभ होकर गुटेनबर्ग तक मेंटल का विस्तार है, जो कि ये विस्तार कितना किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। मेंटल को ऊपरी और निचली मेंटल में रिप्टी अशांततय बांट देता है, यानी मेंटल को दो भागों में, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में बांट देता है। कौन? रिप्टी अशांत। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा मेंटल को ऊपरी मेंटल निचली मेंटल में कौन बांटता है, ऐसे तक करके पूछता है। या पूछ देगा कि मेंटल क्रस्ट से किसके द्वारा अलग होता है, तो मोह अशांतय द्वारा। ठीक है, इसको एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो रिप्टी अशांततय द्वारा मेंटल जो है दो भागों में बढ़ जाता है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल का घनत्व जो है 3.5 यहाँ पे लिख देता हूं। ऊपरी मेंटल का घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि निचली मेंटल का घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मेंटल के बारे में हम जानकारी ले लिए। बाकी ये जो जानकारी थोड़ी सी लेना होगा कि ये ठोस अवस्था में क्यों है, तो हम इसे अगली बार में समझा दूंगा, या इसको जब रेफरेंस लेंगे पर एक एक करके समझ लो, उसके बाद फिर हम इसकी अवस्था के बारे में बात कर लेंगे। अब बात करें यदि कोर की, तो कोर मोह यानी कौन सा अशांत है, गुटेनबर्ग। कोर पृथ्वी का सबसे यांत्रिक भाग है जो गुटेनबर्ग अशांतय द्वारा मेंटल से अलग होता है, मेंटल से अलग हो जाता है। कोर किससे अलग होता है, मेंटल से। किसके द्वारा? गुटेनबर्ग अशांतय के द्वारा। फिर कोर जो है दो भागों में बढ़ जाता है, बाह्य कोर और यांत्रिक कोर। जैसे क्रस्ट दो भागों में बटा था, उसी तरह से कोर जो है दो भागों में बढ़ जाता है, आउटर कोर और इनर कोर। बांटता कौन है? लेहमैन अशांतय। तो लेहमैन अशांतय कोर को बाहरी कोर और यांत्रिक कोर में बांट देता है। कोर में निकेल और आयरन की अधिकता होने के कारण इसे नीफे भी बोलते हैं। कोर को नीफे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? निकेल और आयरन की अधिकता के कारण इसे नीफे भी बोलते हैं। क्रस्ट को सियाल बोलते हैं। क्रस्ट से एक वर्ड छूट गया, इसे नहीं बता पाए आपको। क्रस्ट जो है, क्रस्ट को सियाल कहते हैं। क्यों? इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता है। सिलिकॉन प्लस एल्युमिनियम की अधिकता के कारण क्रस्ट को सियाल और मेंटल को सियाल, और इसे बोलते हैं सीमा। क्यों? सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रचुरता के कारण मेंटल को सीमा। तो क्रस्ट को दूसरा नाम सियाल भी है, मेंटल का दूसरा नाम सीमा, और कोर का दूसरा नाम नीफे भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम अधिक है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम अधिक है, इसमें निकेल और आयरन अधिक है। तो क्रस्ट के संदर्भ में, क्रस्ट और मेंटल के संदर्भ में हम एक संक्षिप्त जानकारी ले लिए। अब हम एक एक करके ये समझते हैं कि क्रस्ट और मेंटल ठोस क्यों है, और उसके बाद बाह्य कोर जो है वो तरल अवस्था में है, यांत्रिक कोर ठोस अवस्था में है। तो क्यों है ऐसा? ठीक है, अब इसको स्पष्ट करने के लिए हमें एक एक करके, जो हम बता रहे थे, घनत्व पर आधारित अध्ययन हुआ, टेम्परेचर पर आधारित अध्ययन हुआ, प्रेशर पर आधारित अध्ययन हुआ, और अंत में भूकंप के आधार पर जो अध्ययन हुआ और उससे जो जानकारी मिली पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में, वो सर्वाधिक विश्वसनीय साबित हुई। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम समझ लें कि घनत्व पर आधारित अध्ययन क्यों नहीं सफल हुई पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने में। ठीक है, एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। घनत्व पर आधारित जब अध्ययन हुआ तो दो मत सामने आया। ठीक है, दो मत आए वैज्ञानिकों में, एक मत और दो मत, यानी वैज्ञानिक दो मतों में बट गए। पहला मत जो था वैज्ञानिकों का, ये उनका मत ये था कि पृथ्वी की यांत्रिक मतलब जो संरचना है और उसका जो संगठन है, यानी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन,
यानी पृथ्वी के हर परत में, पृथ्वी का हर परत यानी प्रत्येक परत स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के दृष्टि से समान है। यानी इस पहला मत का कहना था कि पृथ्वी का यांत्रिक भाग जो है वो उसकी संरचना एवं संगठन यानी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन समान है। अब बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई पदार्थ ए है, यानी एक परत ए है, तो दूसरा परत भी एग्जैक्ट इतना ही होगा और अगला परत भी एग्जैक्ट यही होगा। और इसमें मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, इसमें मान लीजिए कि सोडियम है, तो अगला में भी सोडियम होगा, अगला में भी सोडियम होगा, यानी आकार भी समान और उसके अंदर जो संगठन है वो भी समान और एक समान, कोई भी अंतर नहीं है, मात्रा भी समान है। पहला मत का नाम ए था। तो जब संरचना और संगठन समान है तो घनत्व जो है बढ़ेगा नहीं। जब सभी तरह से बराबर है तो घनत्व नहीं बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे तो घनत्व नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन इनका का नाम था कि पृथ्वी की सतह से अंदर जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। तो लोगों ने बोला क्यों बढ़ेगा? घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम। समझिए इसको। तो दूसरा मत वाले ने जब प्रश्न किए कि क्यों बढ़ेगा, इसने इनका जवाब था कि देखिए मास तो नहीं बढ़ता है, मास तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह से अंदर जाते हैं, कि पृथ्वी का टुकड़ा है जी, पृथ्वी है, आपको लग रहा है कि पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, मान लें कि पृथ्वी ये है, उसमें से एक टुकड़ा काट के ले लिया गया ऐसे, ठीक है, और उसी भाव को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। जब एक टुकड़ा में जो सामान होगा वो सब पूरी पृथ्वी में वैसा ही होगा। तो पृथ्वी के एक भाग है यानी एक टुकड़ा है, ठीक है। तो इनका मत था कि जब पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाते हैं तो मास नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि संरचना और संगठन समान है। लेकिन पृथ्वी की सतह से हम अंदर जाते हैं तो वॉल्यूम यानी आयतन जो है कम हो रहा है। आयतन कम होने से डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, तो मास कांस्टेंट हो गया। इनके अनुसार का नाम था, पहले मत के अनुसार, कि मास कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम जो है कम होता है, इसके वजह से डेंसिटी जो है बढ़ जाता है। पहला मत का नाम ये था। लेकिन पहले मत को खारिज कर दिया गया। क्यों खारिज कर दिया, कैसे कर दिया गया, समझिए। पहला मत को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि किसी भी पदार्थ का, आप इनका खारिज करते समय कहा गया कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि सतह से अंदर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा क्योंकि वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। वॉल्यूम घट रहा है तो दो चीज होगा ना, प्रेशर बढ़ेगा और क्या होगा, डेंसिटी तो बढ़ेगा। आप कह रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर जब बढ़ेगा तो किसी भी पदार्थ का एक अपनी प्रत्यास्थता सीमा होता है, इलास्टिसिटी की एक सीमा होती है। तो किसी भी पदार्थ को दबाने की एक सीमा होगी। किसी पदार्थ को आप दबाएंगे तो एक ऐसी सीमा आएगी, एक ऐसी लिमिट आएगा कि उसके बाद वो पदार्थ दबेगा नहीं। उसके बाद भी आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो होता है, वो टूट जाएगा, ब्रेक हो सकता है, वो टूट जाता है, यानी उसकी संरचना जो है डिसमैच कर सकता है, यानी टूट जाएगा, ठीक है। तो जो संरचना है वो खराब हो सकता है, यानी टूट सकता है। तो इस आधार पर खारिज कर दिया गया, जो आप मतलब इस मत पे खारिज कर दिया गया, क्योंकि किसी भी पदार्थ की अपनी इलास्टिसिटी होती है। तो एक मान लीजिए यहाँ तक आए तो घनत्व बढ़ा, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि घनत्व बढ़ना रुक जाएगा और आपकी जो राय है वो सही साबित नहीं हो पाएगा। इस आधार पे पहले मत को खारिज कर दिया गया। दूसरा मत में कहा गया कि दूसरा मत के वैज्ञानिक कहें कि नहीं, संरचना और संगठन जो है असमान है, यानी एक समान नहीं है, आकार भी अलग अलग है और उसमें जो है संगठन कंपोजिशन के रूप में जो भी तत्व मौजूद है वो अलग अलग है। तो हम पृथ्वी की सतह से अंदर जाते हैं तो द्रव्यमान बढ़ता है, यानी घनत्व बराबर होता है मास बटे वॉल्यूम। तो इनका क्या नाम है कि नहीं, मास बढ़ने से डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, इनका क्या नाम है दूसरा मत का। और दूसरे मत में जो बात कही गई उस मत के आधार पे दो बात सामने आई। वो दो बात क्या सामने आई सो समझते हैं। दूसरे मत के अनुसार कहा गया कि क्या है कि संरचना और संगठन असमान है, इसलिए अंदर जाएंगे तो मतलब मास बढ़ेगा, यानी द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। दूसरे मत के आधार पे यह पता चला कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर
क्यू, जबकि क्रस्ट का औसत घनत्व 2 कितना था, 2.6 बताया था, 2.6 से लेके 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक क्रस्ट जो है वो पृथ्वी का सबसे क्या है, बाहरी भाग है। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, यानी संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है। यहां पे समझेंगे थोड़ा सा कि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि क्रस्ट का घनत्व जो है इतना है। और क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यदि हम पृथ्वी को 2 भाग में बांट दें, अभी ऐसे बांटे 3 में, हम समझने के लिए यहाँ पे पृथ्वी का बाहरी भाग और पृथ्वी का यांत्रिक भाग। यदि पृथ्वी के बाहरी भाग जो कि क्रस्ट है उसे यदि हम ए मान लें और बाहरी भाग को, ये तो बाहरी भाग ना, यांत्रिक भाग को बी मान लें, ठीक है, माना, ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, पृथ्वी का औसत घनत्व इतना है, पृथ्वी के औसत घनत्व बराबर क्या होगा, औसत कैसे निकालते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व बराबर क्या हो, 2 भाग में बांट दिए तो a+b/2, औसत कितना है 5.5, a कितना है, इसमें से क्या ले लें, बड़ा वाला ही ले लेते हैं 3 कहीं पर 3.5 भी रहता है, इसमें हल बढ़ाने की बात नहीं है, ठीक है। तो 3 + b/2 यानी b बराबर कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी का यांत्रिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से भी अधिक है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 जबकि पृथ्वी के यांत्रिक भाग का घनत्व 8 है। इसका मतलब है कि सतह से अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है। इस मत पे ये बात सामने आई, लेकिन यह जो मत है वह इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाई कि ठीक है घनत्व तो बढ़ रहा है, लेकिन क्रस्ट और मेंटल तो ठोस है, क्रस्ट और मेंटल ठोस है, लेकिन जैसे ही हम बाएं कोर में जाते हैं वह तरल क्यों है, और तरल है तो उसका घनत्व डेंसिटी तो गिर जाएगा। इस बात को ये स्पष्ट नहीं कर पाया, ठीक है। जब स्पष्ट नहीं कर पाया तो क्या हुई, उसके बाद जो है टेम्परेचर और प्रेशर पर अध्ययन हुआ। टेम्परेचर और प्रेशर, ताप एवं दाब का अध्ययन हुआ, ठीक है। तो टेम्परेचर के आधार, टेम्परेचर पे बात कहा गया कि पृथ्वी की सतह से अंदर हम जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। ताप पे बात ये कही गई, ताप पे अध्ययन जो हुआ तो बताया गया कि टेम्परेचर पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ने का जो दर है 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। 32 मीटर बोल रहा हूँ, ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर में लगभग कितना होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है बढ़ जाएगा। यानी 100 मीटर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा, यानी 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर में यानी 10 से करेंगे यानी 300 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताइए 100 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से हम 100 किलोमीटर अंदर चल जाएं तो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। और इतनी टेम्परेचर पे इतनी टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह नहीं सकता है। तो अब ये प्रश्न आया कि ये ठोस है, ठीक है, आप नीचे आए अंदर आए तरल हो गया यानी ठोस से द्रव में बदल गया, बात सही है, लेकिन तरल के बाद ठोस क्यों हो गया? बाएं कोर तरल है, अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा तो और तरल हो जाना चाहिए था, लेकिन ठोस हो गया। ये क्यों हो गया? इस बात को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो फिर प्रेशर पर बात हुआ आया, तो प्रेशर पर बताया गया कि पृथ्वी की सतह से अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर के बढ़ने पे, प्रेशर बढ़ने से अधिक टेम्परेचर पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। कैसे? कि पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का गलनांक
किसी भी पदार्थ का गलनांक या क्वथनांक, ठीक है, समानुपाती होता है दाब के, यानी प्रेशर बढ़ेगा, गलनांक मतलब यहाँ है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। पदार्थ का गलनांक का दाब से सीधा संबंध होता है, यानी प्रेशर बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ जाएगा। यानी जो पदार्थ 100 डिग्री पर गल सकता है, यदि प्रेशर हम बढ़ा दें तो वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नहीं गल सकता है, यानी नहीं पिघल सकता है, यदि प्रेशर को हम बहुत हाई कर दें। क्योंकि दाब जैसे ही बढ़ेगा गलनांक बढ़ जाएगा। जो 100 डिग्री पर मान लीजिए कि किसी पदार्थ को गलने मतलब पिघल सकता है, यदि प्रेशर हाई कर दिया जाए तो 500 डिग्री भी टेम्परेचर दे दिया जाएगा तो नहीं गलेगा, यानी नहीं पिघलेगा, ठीक है। तो यही कहा गया दाब पे कि हम पृथ्वी की सतह से अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, और जब हम गहराई तक चल जाते हैं तो प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि टेम्परेचर के अधिक होने पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये अंदर जाने के बाद बहुत अधिक जो है प्रेशर हो जाता है, प्रेशर होने के कारण ये जो है ठोस अवस्था में। बात तो है, सही निकल गया। लेकिन अब हम इसको माने या इसको माने, यानी ताप वाला को सही माने या दाब वाला को सही माने, स्पष्ट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है, यानी विचारों में ही विरोधाभास सामने आ जा रहा है। तो इस विचार को स्पष्ट जो है पूरी तरह से भूकंप शास्त्र पर जो अध्ययन हुआ वो पूरी बात को स्पष्ट कर दिया। अब हम पूरी बात को स्पष्ट कैसे कर देते हैं कि ठोस कैसे, द्रव कैसे और ठोस कैसे। अब यहाँ पे आएंगे तो सारा बात स्पष्ट हो जाएगा। यही भूकंपीय तरंगों ने वैज्ञानिकों को इस बात को जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है उस बात को पूरी स्पष्ट कर दिया। पी तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों से गुजरते हैं। एस तरंगे केवल ठोस से। भूकंपीय तरंगों की गति पदार्थ के घनत्व के समानुपाती होती। अब देखिए यह क्रस्ट है, यहां से ले आगे, इसमें दोनों एक ही है, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल में पी तरंग की जो है, पी जो तरंग है ठोस मतलब पी तरंग और एस तरंग दोनों क्रस्ट और मेंटल से गुजरती है। जब देखा गया तरंगों को, भूकंपीय तरंगों को, तो देखा गया, पाया गया कि भूकंपीय तरंगें क्रस्ट और मेंटल दोनों से होकर गुजर जाती है। लेकिन जैसे ही ये गुटेनबर्ग अशांत है, जहां से कोर शुरू हो रहा है, ठीक है, क्रस्ट और मेंटल दोनों से पी और एस दोनों तरंग गुजर गई, ठीक है। जब गुजरी तो उसके बाद जैसे ही गुटेनबर्ग अशांत को पार करते हैं पी और एस तरंग, तो पी तरंग की गति जो है धीमी पड़ जाती है और एस तरंग जो है लुप्त हो जाता है। यानी एस तरंग यानी गुटेनबर्ग अशांत के बाद, यानी जहां से बाएं कोर शुरू हो रहा है, गुटेनबर्ग अशांत के बाद एस तरंग जो है लुप्त हो जाती है। जैसे लुप्त हुआ, वैज्ञानिकों ने देखा कि लुप्त हो गई और पी तरंग की गति में अचानक कमी आ गई। तो कमी आ गई, इसका मतलब है गति में कमी आ गई, इसका मतलब है कि घनत्व कम हो गया होगा, क्योंकि घनत्व कम होगा तभी जो है गति कम होगी, क्योंकि घनत्व के समानुपाती होता है गति, यानी तरंग की जो गति होगा घनत्व के समानुपाती होगा। तो अचानक देखा गया कि बाएं कोर में प्रवेश करते ही पी तरंग की गति जो है गिर गई और एस तरंग जो है लुप्त हो गई। तो पाया गया कि बाएं कोर के पदार्थ, यानी इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि बाएं कोर के पदार्थ तरल अवस्था में है, क्योंकि घनत्व जो है गिर गई और एस तरंग इसमें आया ही नहीं, लुप्त हो गया। यह यानी गुटेनबर्ग अशांत तक ही एस तरंग आ पाया। और जैसे ही पी तरंग लेहमैन अशांत को क्रॉस करता है, यानी जैसे ही यांत्रिक कोर में, यानी इंटर जो है यांत्रिक कोर में प्रवेश करता है पी तरंग, तो पी तरंग की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, यानी आकस्मिक वृद्धि होती है। तो यानी वृद्धि हुई, इसका मतलब है कि घनत्व जो है बढ़ गया होगा। तो घनत्व बढ़ा होगा यानी ठोस में चल गया होगा, कि जैसे ठोस से तरल में आएंगे तो घनत्व गिरेगा, और जैसे तरल से हम ठोस में जाएंगे घनत्व बढ़ जाएगा। तो स्पष्ट हुआ कि यांत्रिक कोर के जो भाग हैं, यांत्रिक कोर जो है वो ठोस अवस्था में है, और क्रस्ट और मेंटल दोनों में पी और एस दोनों तरंग चल रहे थे। इसलिए साबित हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के जो भाग हैं, यानी क्रस्ट और मेंटल जो है वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस तरह से पूरी बात को भूकंपीय तरंगों ने स्पष्ट कर दिया, जो कि उन लोग में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, स्पष्ट नहीं हो रही थी बात, ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है, उसे हम देख लें तो पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। बात यह है कि स्थल मंडल
स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल। स्थल मंडल, ठीक है, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल। केंद्र मंडल इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। दुर्बल मंडल को बोलते, लिख लीजिएगा, है ना, इसको लिथोस्फीयर, इसको स्टेनोस्फीयर, इसको मेसोस्फीयर, इसको सेंट्रोस्फीयर। लिख लीजिएगा सारा नाम, इंग्लिश में चाहे तो लिख लीजिएगा। स्थल मंडल का जो निर्माण होता है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग के मिलने से होता है। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत एकदम इंपॉर्टेंट है ये सारा बात। क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, देखिए ऊपरी मेंटल और ये पूरा क्रस्ट, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, पूरा ऊपरी मेंटल नहीं, ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा। तो क्रस्ट प्लस, ये क्रस्ट और ऊपर पट्टी बोल सकते हैं, क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग। तो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। यानी स्थल मंडल में कौन सा रहता है, पूछेगा एग्जाम में कि स्थल मंडल का निर्माण होता है भूप्रपट्टी प्लस मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल के ऊपरी भाग से। ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग नहीं लिखा हो, खाली ऊपरी मेंटल भी लिखा हो तो आंसर होगा, ठीक है। दुर्बल मंडल जो होगा ऊपरी मेंटल का निचला भाग, ऊपरी मेंटल का निचला भाग, निचला भाग, ठीक है, ऊपरी मेंटल का निचला भाग, क्योंकि ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग उसमें चल गया स्थल मंडल में। मध्य मंडल में निचला मेंटल होता है, निचला मेंटल। और कोर में यानी केंद्र मंडल में कोर ही को ही केंद्र मंडल बोला जाता है, यानी कोर वाला जो भाग है उसी को केंद्र मंडल बोला जाता है, सेंट्रोस्फीयर, ठीक है। तो ये हो गई पूरी आज की क्लास की चर्चा। अगले क्लास में हम भूकंपीय तरंगों पर बात कर लेंगे, थोड़ी सी उस पर बात कर लेंगे, तो सारा बात एस्पेक्ट हो गया। यानी पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के संदर्भ में, पृथ्वी की यांत्रिक परत के संदर्भ में सारा बात हम कर लिए, सारे जितने भी एस्पेक्ट थे सब पे बात कर लिए। तो आज की क्लास में हम इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।